अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ें। मैं करता हूँ बोर्ड पे, मिलजुल के करते हैं इनफैक्ट। इलस्ट्रेशन 3 में अच्छा, कल ये जो पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकाला था, इसकी ही और प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग हमने कैसे करनी है। एक मैं ही कर देता हूँ बोर्ड पे, 2 पोर्टफोलियो है ना, और एक फिर आप कर दीजिएगा। 2 पोर्टफोलियोज हैं, एक पोर्टफोलियो में ए और बी में इन्वेस्टमेंट है और एक पोर्टफोलियो में सी और डी में इन्वेस्टमेंट है, और पूछा ये हुआ है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। अच्छा, अब इसमें फैसला कैसे करें? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल है? सवाल देख के पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको कैपम पढ़ाऊंगा और फिर पोर्टफोलियो को कंपेयर करूंगा तो फिर अंदाजा हो जाया करेगा। पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल पहचानना मुश्किल नहीं होगा। अभी बहरहाल कैसे पता पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल है? क्योंकि अभी करवा रहा हूं तो पोर्टफोलियो थ्योरी ही होगा। पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल है, मैं पोर्टफोलियो 1 कर रहा हूं सॉल्व, हम मिलके, और फिर आप पोर्टफोलियो 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन 3, पोर्टफोलियो 1 में क्या क्या है जी? एक ए के रिटर्न्स हैं और एक बी के रिटर्न्स हैं। इसको मैं कह देता हूं एक्स, इसको कह देता हूं वाई, और इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी 0.4 है कि 20%, 14%, 0.2, 22%, 20%, 0.4, 25%, 23%। अच्छा, अब ये पोर्टफोलियो है और हमने पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 2 को कंपेयर करना है। मैं कह रहा हूं पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल है, लेकिन कैपम पढ़ा लेने के बाद आपको हो जाएगा क्लियर कि कैसे पता पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल है। पोर्टफोलियो 1 को सॉल्व कर रहा हूं, और किस बेस पे करना है फैसला? दोनों पोर्टफोलियोज का रिटर्न भी निकालना है और रिस्क भी निकालना है। अगर दोनों पोर्टफोलियोज का रिस्क सेम हुआ तो हायर रिटर्न बेहतर है, दोनों का रिटर्न सेम हुआ तो लोअर रिस्क बेहतर है, और अगर रिटर्न भी डिफरेंट हुए, रिस्क भी डिफरेंट हुए, तो फिर वो हल सिखाना है। अभी रिटर्न पोर्टफोलियो का कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे पोर्टफोलियो 1 में ए और बी, इन दोनों में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? दोनों के रिटर्न्स का वेटेड एवरेज। अच्छा, दोनों के रिटर्न से क्या मुराद है?
इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करते हुए ये देखना है कि इस इन्वेस्टमेंट से पिछले साल लोगों को क्या रिटर्न मिला था, या ये देखना है कि अब से ऑनवर्ड मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, अब से ऑनवर्ड क्या मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टर ने देखना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि मुझे अगले साल कितना रिटर्न मिलेगा। ये जो टॉपिक पोर्टफोलियो पढ़ा रहा हूं ना, ये मैंने कहा था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड है और वो जगह जगह इन्वेस्ट करता है, दोनों के हवाले से हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, शेयर्स में भी हो सकती है, डिवेंचर्स में भी हो सकती है, फिर उसके अलावा बैंक डिपॉजिट भी रखे जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल समझने के लिए हम शेयर्स ही ले लेते हैं फिलहाल, बाकी फिर डिवेंचर्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे। फिलहाल मैं डिस्कशन शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। तो ये किसी कंपनी ए के शेयर्स में पैसा लगाना है और ये किसी कंपनी बी के शेयर्स में पैसा लगाना है। तो किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड होगा और कैपिटल गेन होगा, और उसकी परसेंटेज कैसे निकाली हुई है ये मैंने आगे पेज में कहीं लिखा हुआ है, अभी बस समझ लें। अगर आज एक शेयर इन्वेस्टर टाइम जीरो पे प्राइस 40 रुपए का खरीदेगा और उसको उम्मीद है कि इस शेयर से साल बाद 6 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और उसके अलावा साल बाद इस शेयर की प्राइस हो जाएगी 44 रुपए, तो इस इन्वेस्टर को एक साल में कितना रिटर्न मिलेगा अगर रुपए में देखें तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। 10 रुपए, 6 रुपए डिविडेंड मिलेगा और 4 रुपए कैपिटल गेन होगा। अब ये 10 रुपए कितनी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा? 40। तो 40 रुपए लगा के साल में 10 रुपए कमा लेना, कितने परसेंट हुआ? कैसे? 10 को 40 से डिवाइड कर दें, 25%। तो इन्वेस्टर अगर शेयर में पैसा लगाएगा तो उसको जो रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो ऐसे निकलता है। ये मैंने 10 रुपए कैसे निकाले? 44 माइनस 40, ये कैपिटल गेन आ गया, और प्लस 6 रुपए डिविडेंड आ गया, और डिवाइडेड बाय 40। एक साल से ज्यादा चीज नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अगर हो, आप निकाल लें, इसका IRR निकाल लें, यही है 25% है, 25% ही है, क्योंकि एक ही तो साल है। ज्यादा साल हो फिर आप एक IRR की कैलकुलेशन करें, एक साल है तो 25% ही है। मैंने जब बिल्कुल शुरू में आपको IRR का कॉन्सेप्ट समझाना था ना, तो मैंने इधर ही खड़े होकर यहाँ पर वैल्यूज लिखी थी, 1000 रुपए लगाए तो 1100 रुपए मिलेंगे, बताएं कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है, तो 10% ही बोला था आप लोगों ने। तो एक साल ही तो है, तो उसमें तो आम आंख से नजर आ जाएगा कितना रिटर्न है। अगर ज्यादा ईयर्स हो तो फिर मुश्किल है, फिर IRR निकालते थे। ये IRR ही है, ये 25% इसका IRR ही है कि ये आज इन्वेस्टर 40 रुपए लगाएगा, साल बाद उसको इतना मिल जाएगा। इसको टोटल रिटर्न भी कहते हैं, मैंने आगे कहीं पेजेस पे लिखा हुआ है, वो मैं तब ऑफिशियली बता दूंगा। अभी मैं सवाल को कराते हुए आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये 20, 22 ये क्या है, तो वो ऐसे निकला हुआ है। अच्छा, अब शेयर होल्डर एक्सपर्ट से पूछ के, दोस्तों यारों से मशवरे करके अंदाजे लगा रहा है कि अगर मैं कंपनी ए के शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो ये 20% भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। यानी ये अंदाजे लगा रहा है कि प्राइस हो सकता है 42 रुपए हो जाए, हो सकता है 47 रुपए हो जाए, हो सकता है डिविडेंड 6 रुपए मिले, हो सकता है 5 रुपए मिले। इस तरह से ना अंदाजे लगा के वो ये 3 सिनेरियो जज कर पाया है कि ये भी हो सकता है, इसके इतने चांसेस हैं, ये भी हो सकता है, इसके इतने चांसेस हैं, ये भी हो सकता है, इसके इतने चांसेस हैं। इसी तरह उसने कंपनी बी का भी रिटर्न निकाला हुआ है। पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? दोनों का वेटेड एवरेज। लेकिन किसका वेटेड एवरेज करें? वो तो 3-3 है। तो ऐसा करते हैं हम कि ए का भी एक एवरेज रिटर्न निकाल लेते हैं, बी का भी एक एवरेज रिटर्न निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो 3-3 फिगर्स है ना। अब पोर्टफोलियो के हम 3 रिटर्न्स निकाल रहे होंगे। इलस्ट्रेशन 2 की थी कल आपने, जल्दी पता नहीं की भी थी कि नहीं की थी। इलस्ट्रेशन 2 के अंदर ए से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड था? 22% था ए से और 18% था बी से, मतलब सिंगल वैल्यू थी ना, 22 और 18 बस।
तो अब ये 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो फिर क्या करें, पहले इसको सिंगल फिगर बना लें, फिर वेटेड एवरेज कर लेंगे। तो इसको सिंगल फिगर कैसे बना लें, इनका मीन निकाल लेते हैं। तो इनका मीन बन गया, इसका क्या बन गया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 22.4%। इसका क्या बन गया, 18.8%। अब इनको सिंगल फिगर बना लिया ना, अब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लेते हैं। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालें, तो 22.4% और ए में इन्वेस्टमेंट का वेट कितना, ये ऊपर हेडिंग में ही दिया हुआ है, और 18.8% और इसका वेट, ये वेट कैसे निकालना है अगले सवालों में इसकी भी प्रैक्टिस आ जाएगी। कितना बना, 20. ये हो गया इस पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो 1 में पैसा लगा दिया तो इतना हम एक साल में रिटर्न कमा लेंगे। तो जो इलस्ट्रेशन 2 थी उसमें ए और बी की 22 और 18 ए की फिगर दी हुई थी, हमने उसी का वेटेड एवरेज कर लिया था। अब अगर मल्टीपल हैं तो पहले उनका एवरेज कर लें, फिर पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लें। तो पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न निकल आया, अब रिस्क निकालना है, तो उस फार्मूले की चीजें पूरी कर लें। क्या क्या चाहिए इस फार्मूले में, वेट्स चाहिए, वेट हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए यानी वेरिएंस चाहिए, और कोवेरिएंस चाहिए, क्योंकि कोवेरिएंस और कोरिलेशन दोनों नहीं दिए हुए। जब हमने ही निकालना है तो हम तो निकाल ही कोवेरिएंस सकते हैं, क्यों, हम कोरिलेशन नहीं कोवेरिएंस ही निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोरिलेशन कोवेरिएंस के बाद ही निकलेगा, तो कोवेरिएंस निकलेगा तो उससे कोरिलेशन निकलेगा। तो जब हम कोवेरिएंस ही निकाल लेंगे तो कोरिलेशन निकालने की क्या जरूरत है। तो हम इसमें रिस्क में वो जो पेज 146 पे फार्मूला लिखा हुआ है उसमें से हम कोवेरिएंस वाला और के बाद वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो उसके लिए वेट चाहिए, वेट हैं, दोनों का वेरिएंस चाहिए, निकाल लेते हैं जी। एक्स निकालते हैं पहले, वेरिएंस का फार्मूला एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, साथ पी और फिर सम, और स्केयर रूट भी नहीं, स्केयर रूट किया तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। तो हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। अच्छा, आप मैंने कल भी ये बात की थी, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि आप इसको 20%, 22%, 25% की बजाय 20, 22, 25 कह दें, और चाहे तो 0.2, 0.22, 0.25 कह दें। लेकिन अगर वो 0.2 कहेंगे ना तो फिगर्स बड़ी छोटी छोटी सी हो जाएंगी, तो आप बेशक इसको 20, 22, 25 कर लें। तो दिस माइनस दिस का स्केयर, अलग अलग बता दें। अच्छा, वैसे अगर आप कैलकुलेशन आराम से मैनेज कर सकें तो ये भी साथ ही कर दें, यानी x माइनस एक्स बार का स्केयर और इनटू p 2.0. अच्छा, ये किस तरह है, ये आपने 0.2 किया हुआ है कि 20 किया हुआ है? 0.2 किया हुआ है, कैसे? मेरे ख्याल में 20 से आ रहा है इतना। हाँ तो ठीक है, 0.022 किया ना, ये तो नहीं कि एक 20 कर लिया और एक 0.22 कर लिया। 704 5.0। अब ये क्या, अच्छा 5.04% है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो परसेंटेज हैं। जैसे अगर ये सब वैल्यूज किलो होती तो ये आंसर भी किलो ही निकला होता। अब इसका जो आंसर आ गया, ये क्या चीज बन गई,
ये क्या निकला 5.04? समेशन हो गया ना, तो ये क्या है? ये वेरिएंस है, तो ये x का वेरिएंस आ गया। इसी तरह y वाला वेरिएंस निकाल लेते हैं। चौदह माइनस 18.8 स्केयर इन 2.4 9.216 20 माइनस 18.8 स्केयर इन 2.2 0.288। रेहान यार वो बच्चा एक कह रहा था कि वो इसकी कवरेज नहीं हुई भी, इधर उधर ही है बस कैमरा, ये ध्यान से देख लिया कर यार, मैं जहां भी लिखूं ना वो कवर किया करो, और जब मैं मिटाने लगूं ना तो एक बार सारा राउंड लगवा दिया करो स्लो स्लो। हाँ जी, ये 23 माइनस 18.8 स्केयर इन 2.4 7.056, तो ये बन गया वेरिएंस y का 16.56। और क्या चाहिए? कोवेरिएंस चाहिए, और कोवेरिएंस कैसे निकलेगा? px माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो क्या करें जी? दिस इंटू दिस ब्रैकेट में रख लें, इंटू इसको भी ब्रैकेट में रख लें, दिस इंटू दिस इंटू 0.4, x माइनस एक्स बार एक ब्रैकेट, y माइनस वाई बार दूसरा ब्रैकेट इंटू 0.4। ये बाकी सारे भी कैलकुलेशन करके देखें, ये सिर्फ नोट ना करें, इसको सारे कैलकुलेट करके देखें होता भी है कि नहीं होता। हाँ जी, पहला कितना? 4.0.096 4.368 9.07। ये बाकी लोग भी कैलकुलेट करें यार, नोट करना तो आपको आता ही है, कैलकुलेट करना सीखें। क्या हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल रखना, नहीं रखा हुआ यार, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, प्लस माइनस का। यहां पर तो स्केयर था ना, कौन सा माइनस है? ये वाला। बाकी इसीलिए कह रहा हूं ना, बाकी भी करें कैलकुलेट। ये क्या बन गया? 8.88। पोर्टफोलियो रिस्क, हाँ जी, पोर्टफोलियो रिस्क W का स्केयर इनटू ये वेरिएंस 5.04 प्लस इसके W का स्केयर इनटू वेरिएंस आगे प्लस 2 इनटू
एक का वेट, दूसरे का वेट, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इसका स्क्वायर रूट। क्या जी जी के आगे बताए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ना, इसका स्क्वायर रूट, ये तो वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट 2.25, इसका स्क्वायर रूट, ये वेरिएंस निकला है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे जजर है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, माय मिस्टेक, बस मैं देख रहा था आप जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। 2 इंटू वेट 8 इंटू 8 और काफी बड़ा सा स्क्वायर रूट। हम्म 3.14। अच्छा ये मैं बार बार बता रहा हूं, उसको फिर सुन लें। ये जो वेट्स, ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना, नहीं सॉरी, ये जो वेट्स हैं, ये वेट, इस वेट को आपने 0.5 ही करना है, 50 नहीं करना। वेट 50 नहीं है, ये 0.5 और ये 0.5 है। जबकि ये जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, आप चाहे इनको 0.2, 0.22, 0.25 कर लें, चाहे 20, 22, 25 कर लें। अफजल ये है और करने में आसानी भी यही है कि आप उसको 20, 22 और 25 करें, क्योंकि ये जो एक्स और वाई है ना, ये एक डेटा की वैल्यूज हैं और ये उसका साइन है। जैसे अगर ये 20 यूनिट्स, 22 यूनिट्स, 25 यूनिट्स होते तो फिर ये जो आंसर निकला होता है क्या होता, 3.14 यूनिट्स होते। और इस 3.14 की मोटी मोटी इंटरप्रिटेशन ये है, ज्यादा डिटेल स्टैट्स की जाए बगैर, कि जो एवरेज है यानी 22, रिटर्न 3% ऊपर नीचे के अंदर अंदर होगा। ये रफ सी इंटरप्रिटेशन है समझने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो 3.14 निकली है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने ना, प्रोबेबिलिटी तो खैर है ही पॉइंट्स में ना, यहां पर ये जो वेट लिखना है, ये वेट 50% का मतलब 50 नहीं है, 0.5 ही है। लेकिन जब आप ये वाली फिगर्स लिख रहे हैं एक्स और वाई की, तो अफजल ये है कि आप उसको 20% मतलब 20 लें, 0.2 ना लें, 20 ले लें। वैसे तो सारा कुछ कैलकुलेटर पे होगा और जिसने 0.2 भी लिया होगा आंसर उसका भी यही निकल आएगा, लेकिन आप बेहतर है कि इसको 20 लें, 0.2 ना करें। और उसकी मैं रीजन भी ये बता रहा हूं कि ये जो परसेंटेज है, ये तो साथ इसका साइन लग गया। जैसे आप ये समझ लें कि 20 यूनिट्स होता, तो ये 20 यूनिट्स, 22 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 यूनिट्स आ रहा होता। अगर ये 20 केजी, 22 केजी, 25 केजी होता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 3.14 केजी आ रहा होता। अगर ये 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए होता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 रुपीज आ रहा होता। तो इसलिए आप ये परसेंटेजेस का साइन यहां लिखें जरूर, लेकिन सॉल्व करते हुए इसको 14, 20, 23 लें। हाँ, मतलब जो एवरेज है उससे 3 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक रफ सी इसकी है, एग्जैक्ट तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे भी नहीं पता, लेकिन रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए यही है। इसमें बताइए सवाल जो पूछना है। पोर्टफोलियो 2 करें आप सॉल्व, आप लोग पोर्टफोलियो 2 करें और सब लोग हाथ से गुजारें, सॉल्व करें। पोर्टफोलियो 2 आप लोग सॉल्व कर दें। अच्छा, आप पोर्टफोलियो 2 सॉल्व कर दें पहले, फिर मैं इस सवाल का एक शॉर्टकट और बताऊंगा। इतना भी शॉर्ट नहीं है लेकिन इतना लॉन्ग नहीं है, फिर वो भी बताऊंगा और फिर पोर्टफोलियो थ्योरी में समेट दूंगा, एक सारा रिव्यू दूंगा कि इसमें हमने क्या किया है, कंक्लूजन क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है। एक बार ये सामने कैलकुलेशन आ जाए ना, फिर मैं सारा इसका ओवरव्यू और कंक्लूजन बताता हूं।
जल्दी जल्दी करिएगा यार ताकि और प्रैक्टिस करा सकूं। हाँ जी, हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा है पता नहीं, एंड आंसर देख लें। यानी ये फिगर एंड पे लिखी नहीं है मैंने, ये और ये शायद। रिटर्न कितना आया? 21.98 और रिस्क 3.99। अगर इन दोनों पोर्टफोलियोज का हो गया सबसे कि नहीं? हाँ जी, नहीं तो वैल्यूज बोल दूं, पक्की बात है। अगर दोनों का रिटर्न 20.6 या चलो दोनों का रिटर्न बराबर होता तो कौन सा बेहतर है? अगर दोनों का रिटर्न बराबर होता तो 1 बेहतर है कि 2 बेहतर है? फिर 1 बेहतर है क्योंकि इसका रिस्क कम है। और अगर दोनों का रिस्क बराबर होता तो फिर 2 बेहतर है क्योंकि इसका रिटर्न ज्यादा है। अगर तो इनके रिस्क या रिटर्न में से कोई एक बराबर है तो दूसरे की बेस पे फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में ही फर्क है तो इसका हल एक रिलेटिव मेजर होगा। जैसे
इससे हटके एक चीज बता रहा हूं कि इस सप्लायर से इतने यूनिट्स टोटल इतने रुपए में मिल रहे हैं और इस सप्लायर से इतने यूनिट्स टोटल इतने रुपए में मिल रहे हैं। यूनिट्स भी फर्क, टोटल अमाउंट भी फर्क, कंपेयर कैसे करें? इस सप्लायर से लेट्स 10,000 यूनिट्स 2,40,000 के मिल रहे हैं, इस सप्लायर से 22,000 यूनिट्स इतने के मिल रहे हैं, तो पर यूनिट कर लेना, क्योंकि टोटल अमाउंट कंपेयर करना ठीक नहीं है क्योंकि यूनिट्स फर्क है। तो दोनों का अगर रिस्क या रिटर्न में से कोई एक बराबर है तो फिर दूसरे को कंपेयर कर लें, और अगर दोनों ही बराबर हैं, रिटर्न भी दोनों के बराबर है, रिस्क भी दोनों का बराबर, तो बस टास्क कर लें, अकड़ बकड़ कर लें, जैसे मर्जी जिसमें मर्जी इन्वेस्ट कर दें। लेकिन अगर रिटर्न और रिस्क दोनों डिफरेंट हैं तो इनके लिए कैलकुलेशन की जाती है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पेज नंबर 146 देखिए, एंड पे पेज 146 एंड पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रिटर्न, यानी अगर हम पोर्टफोलियो 1 का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न, कितना आंसर आया? 15.24। और पोर्टफोलियो 2 का 3.99 डिवाइडेड बाय 21.98, 18.15। इसके फार्मूले पे गौर करें और आपको क्या इंटरप्रिटेशन लग रही है इसकी? जी है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, 1 रुपए पे नहीं, या तो इसको ऐसे बोलें कि अगर ये 15% है तो हर 100 के पीछे इतना रिस्क है, क्योंकि 15% है ना, 18%। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, फार्मूला क्या बना? रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, टोटल रुपए डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो आंसर रुपीस पर यूनिट, टोटल रुपए पर डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स, रुपीस पर किलोमीटर, टोटल किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स, किलोमीटर पर लीटर। रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, रिस्क पर रिटर्न, यानी 1% रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है। अगर तो इसको आप 15% बोलें तो 100 रिटर्न उठाने के लिए 100 रिटर्न कमाने के लिए 15 रिस्क उठाना पड़ रहा है, 100 रिटर्न कमाने के लिए 18 रिस्क उठाना पड़ रहा है। और अगर आपने इसको परसेंट नहीं, अगर ऐसे लिखना है 0.1524 0.1815, तो आप चाहे ऐसे कह लें कि 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए 0.15 रिस्क लेना पड़ रहा है, और इधर 1 रुपया कमाने के लिए 0.18 रिस्क लेना पड़ रहा है। तो बेहतर क्या होगा? जिसमें कम रिस्क लेना पड़ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे फैसला कैसे करें? जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ रहा होगा। तो पोर्टफोलियो 1 बेहतर है। तो मैंने भी यही किया, यही किया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रिटर्न। पोर्टफोलियो रिस्क में हमने क्या निकाला? मैंने कल पोर्टफोलियो रिस्क कहा था, मैंने ये बोला नहीं था कि पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन होगी? नहीं, ये नहीं बोला था? अच्छा चले जी, मेरी गलती। इस पोर्टफोलियो थ्योरी ने फैसला करवाना है रिस्क और रिटर्न्स को यूज करके, और पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए मुझे लगता है मैंने बोला था यार, अच्छा नहीं बोला होगा, रिस्क मेजर करने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे एक तरीका हम अभी इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हैं, बीटा एक चीज पढ़ानी है, तो रिस्क मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पोर्टफोलियो थ्योरी वाले कहते हैं कि रिस्क मेजर किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। जैसे इस पोर्टफोलियो 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 निकली है,
तो मैंने इसकी मोटी मोटी इंटरप्रिटेशन क्या बताई थी कि रिटर्न एवरेज तो 22 है, लेकिन असल में 3 ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर इसका इस रिस्क का आंसर इतना आया है तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि एवरेज तो 18.8 है, लेकिन 4 ऊपर नीचे हो सकता है। तो जितनी ज्यादा मीन से डेविएशन होगी उतना ज्यादा रिस्क कि उतना कम रिस्क, क्योंकि रिस्क का मतलब होता है जो सोचा था वो नहीं हो सकेगा। जैसे अगर मैंने कल मिसाल भी बैट्समैन की बैटिंग की दी थी कि अगर कोई बैट्समैन कंसिस्टेंटली 70-75 इतने कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, उसमें ज्यादा रिस्क की बैट्समैन नहीं है वो। लेकिन एक बैट्समैन है कभी 70 कभी 0 कभी 150 कभी 12, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत रिस्की है। तो एवरेज से जितनी ज्यादा डेविएशन होगी रिस्क उतना ज्यादा होगा। तो रिस्क मैयर करने के मुख्तलिफ तरीके, लेकिन पोर्टफोलियो थ्योरी वाले का कहना है कि रिस्क मैयर करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए। तो ये जो अभी लाल वाला कैलकुलेट किया ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। मैं आपको भी एक और तरीके से भी ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक पोर्टफोलियो रिस्क इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसलिए इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रिटर्न। हाँ, चूंकि मैंने कल ये चीज ज़बानी बोली थी, पढ़ाई नहीं थी ना, तो अब आप ऐसा करें, पेज 145 पे आए, पेज 145 के टॉप पे, पेज 145 टॉप, ये जो अजम्पशंस लिखी हुई हैं ये पढ़ लें। पेज 145 मतलब चैप्टर के शुरू में ही टॉप पे अजम्पशंस लिखी हैं, ये पढ़ लें। एक ये लिखी है कि जितने भी पोर्टफोलियोज की ऑप्शंस हैं उन सब में प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हैं। दूसरे का मतलब ये है कि जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न की स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो पोर्टफोलियो थ्योरी की ये बेसिक बात है कि रिस्क मैयर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। और तीसरी बात जो मैं अभी पहले बता चुका कि डिसीजन मेकिंग होनी है रिटर्न्स और रिस्क की बेस पे। और ये जो चौथी बात लिखी हुई है ये इन्वेस्टर के अक्लमंद होने की निशानी है कि वो एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे या तो मैक्सिमम रिटर्न चाहेगा या एक गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पे मिनिमम रिस्क चाहिएगा। तो ये इस पोर्टफोलियो थ्योरी की अजम्पशन है। अच्छा, मैं पोर्टफोलियो थ्योरी समेटता हूं, फिर मैं ये जो सामने सॉल्व किया हुआ है इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं। शॉर्टकट से मुराद है वो इतना लेंथी नहीं होगा जितना ये था, और ये भी बताता हूं कि वो कब लगाना है शॉर्टकट और कब नहीं लगा पाएंगे। तो पहले मैं इस थ्योरी को समेटता हूं। पोर्टफोलियो थ्योरी हेल्प करेगी इन्वेस्टर के लिए जब उसने किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करने का फैसला नहीं करना। जब उसने पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करने का फैसला करना है तो पोर्टफोलियो थ्योरी की मदद से वो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज की ऑप्शंस को कंपेयर करके फैसला कर सकेगा। अब उन पोर्टफोलियोज की ऑप्शंस में क्या कंपेयर करना है, उनके रिटर्न्स और रिस्क। रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करने हैं,
पोर्टफोलियो में जितने एसेट्स मौजूद हैं, एसेट्स से मुराद मैंने शेयर्स, डिबेंचर सब लिए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले कहा था कि फिलहाल मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टर कंपनी ए के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा और साथ कंपनी बी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, ये उसकी पोर्टफोलियो वन ऑप्शन है, और सी और डी में इन्वेस्ट करेगा, ये उसके पास एक और ऑप्शन है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी इन्वेस्टर की हेल्प करेगी जब इन्वेस्टर ने ये डिसाइड करना हो कि किस पोर्टफोलियो में पैसा लगाना चाहिए, और उसके लिए हर पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा, हर पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा। रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? उस पोर्टफोलियो में जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितनी कंपनीज के शेयर्स हैं, उनके रिटर्न्स का वेटेड एवरेज। वेट कैसे निकलेगा? जितनी टोटल, नहीं कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, जितनी टोटल पैसे की अमाउंट उस पोर्टफोलियो में लगनी है, उसमें से कितने रुपए अमाउंट ए में और कितने रुपए अमाउंट बी में लगने। वेट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, अमाउंट है, और रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि किस शेयर से कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर तो सिंगल फिगर अवेलेबल है, जैसे इलस्ट्रेशन 2 में थी, तो सिंपली उनका यहां वेटेड एवरेज हो जाएगा। और अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं तो पहले हर शेयर का एक एवरेज रिटर्न निकालें, फिर उसको पोर्टफोलियो रिटर्न में यूज करें। और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा? इस फार्मूले से, जो कि असल में पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मेजर हो रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमने सारे पोर्टफोलियो की ऑप्शंस का रिटर्न और रिस्क निकाल लिया, फिर डिसीजन मेकिंग ऐसे होगी कि अगर रिटर्न सबके सेम है तो जिसका रिस्क कम है, सबके रिस्क सेम है तो जिसका रिटर्न ज्यादा है, और अगर सेम नहीं है कुछ भी तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे फैसला कैसे होगा? जिसका कम होगा वो बेहतर होगा। ये है पोर्टफोलियो थ्योरी। हाँ जी, ओके, यही है पोर्टफोलियो थ्योरी। अब इसमें जो सवाल सामने सॉल्व किया हुआ है ना, और ये 3 कॉलम बनाने पड़े, फिर ये फार्मूला लगाना पड़ा, इसका एक हल बताता हूं आपको, और वो हल कब लग सकेगा वो भी बताता हूं। इसी इलस्ट्रेशन सामने, चूंकि पोर्टफोलियो 1 मैंने लिखा हुआ तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। इसी इलस्ट्रेशन में पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूं, जो इस सारी मेहनत से तकरीबन निस्बतन कम होगा। ये सब नोटेड? मैंने अभी आज की क्लास में इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व की है बस। का तो संडे काफी दिन से ऑन है। मैं देखता हूं ना मैंने कितना मिटाना है? हाँ हाँ, ये ब्लैक लिखा रहने दो यार बस, ये ओरिजिनल डाटा लिखा रहने दो बस। तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे हर पोर्टफोलियो का, और जिसका कम होगा वो बेहतर है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे इसका भी 15% आया था, 15% या 0.15, तो इसका मतलब ये है कि हर 100 रिटर्न के बदले 15 रिस्क उठाना पड़ेगा, और दूसरे का था 18%, तो हर 100 रिटर्न के बदले 18 रिस्क उठाना पड़ेगा। या कह लें कि एक रिटर्न के बदले 0.15 रिस्क, या एक यूनिट ऑफ रिटर्न के बदले 0.18 यूनिट ऑफ रिस्क। तो जितना कम रिस्क पर रिटर्न होगा उतना अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी सवाल का एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इतना भी वैसे बार बार मैंने शॉर्ट बोल दिया, इतना शॉर्ट है नहीं वैसे, लेकिन रिलेटिवली है। अभी इधर पोर्टफोलियो का रिटर्न 20.6 कैसे निकाला था? इनका वेटेड एवरेज किया था। इनके किसका वेटेड एवरेज किया था? जो इनके मीन निकाले हुए थे। अच्छा, मीन कैसे निकाले थे? हर प्रोबेबिलिटी लेवल पे जो रिटर्न्स हैं उनको समेशन px किया था। अगर आप इनके मीन्स
ना निकालें और इन्हीं का ही वेटेड एवरेज कर लें, तो फिर पोर्टफोलियो के रिटर्न भी 3 किस्म के आ जाएंगे। देखें, ए और बी का पहले हमने मीन रिटर्न निकाला, समेशन पी एक्स। मीन रिटर्न चूंकि बस अब सिंगल फिगर आ गई थी, तो उसको जब वेटेड एवरेज किया तो पोर्टफोलियो की भी एक सिंगल फिगर ही निकली। लेकिन अब अगर हम इन तीनों का अलग वेटेड एवरेज करें, इन दोनों का अलग वेटेड एवरेज, इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग, तो पोर्टफोलियो रिटर्न की भी तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी ना। जैसे अगर आप ऐसा करें कि पोर्टफोलियो रिटर्न this into 50% plus this into 50%, this into 50% plus this into 50%, this into 50 plus this into 50, 24%। अब ये पोर्टफोलियो के भी 3 पॉसिबल रिटर्न आ गए। और क्या इंटरप्रिटेशन हुई इस नीले वाले कॉलम की कि इसका जो पोर्टफोलियो है उससे हमें 17% रिटर्न भी हो सकता है, इस बात के चांसेस 0.4 हैं। इस पोर्टफोलियो से 21% रिटर्न भी आ सकता है, इसके चांसेस इतने हैं, और इतना भी आ सकता है, इसके चांसेस इतने हैं। तो अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एक फिगर कैसे निकालें? इसका समेशन पी एक्स कर लें। तो अब आप इन दो काले कॉलम्स को छोड़ दें, इसका समेशन पी एक्स करें। सत्रह इंटू 0.4, 21 इंटू 0.2, 24 इंटू 0.4, 20 पॉइंट। ये क्यों आ गया वही पहले वाला? पहले हमने इनके मीन निकाल के उनका वेटेड एवरेज कर लिया था, अब हर एक का वेटेड एवरेज किया और उसका मीन निकाल लिया, तो सेम ही आना था आंसर। तो ये आ गया पोर्टफोलियो का रिटर्न। और पोर्टफोलियो का रिस्क पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक कैसे कैलकुलेट होता है? फार्मूला तो है, लेकिन वो असल में क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब आप इन दो कॉलम्स को भूल जाएं, ये एक कॉलम है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। कैसे निकलेगी? इसको अगर मैं z कह लूं, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूं? 17 माइनस 20.6 का स्केयर इंटू 0.4, 5.184, 21 माइनस 20.6 का स्केयर इंटू 0.2, 24 माइनस 20.6 का स्केयर इंटू 0.4, 4.62। इसका सम लें तो वो हो गया वेरिएंस 9 पॉइंट, और इसका स्केयर रूट कर लें 3.1। वो गलत है ऊपर, कौन सा? 0.0 और ये 9.48, ये कहाँ पर? फिर देख लें यार। तो इसमें क्या टाइम बचा, क्या फायदा हुआ? वाई अलहदा निकालना था, एक्स अलहदा निकालना था, फिर कोवेरियंस निकालना था, फिर उस लंबे चौड़े फार्मूले में पुट करना था। तो ये इसी कॉलम का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो यही पोर्टफोलियो का रिस्क है। अच्छा, ये कब कर पाएंगे? यानी आप पोर्टफोलियो रिस्क, वो लंबा चौड़ा फार्मूला कब अवॉइड कर पाएंगे? जब आपको इनके रिटर्न्स मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी लेवल पे दिए हो तो।
वरना अगर इलस्ट्रेशन 2 जैसा डाटा हुआ, इलस्ट्रेशन 2 में क्या था, प्रोबेबिलिटीज नहीं थी, तो फिर आप वही फार्मूला ही लगा पाएंगे। देखें, अगर तो पोर्टफोलियो में जितने एसेट्स हैं उनका डिफरेंट प्रोबेबिलिटी लेवल पे डाटा दिया हुआ ना, फिर ही आप पोर्टफोलियो रिस्क ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इलस्ट्रेशन 2 की तरह का डाटा हुआ तो फिर वो लंबा फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, है नहीं, उसमें फिर आपको गिवन होंगी ना, तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो थ्योरी एक बार फिर समेट रहा हूं मैं। पोर्टफोलियो थ्योरी हेल्प करेगी इन्वेस्टर के लिए किस सिलसिले में, जब इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसका कंक्लूजन पोर्टफोलियो की बेसिस पे निकलेगा। इन्वेस्टर के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज की। एक पोर्टफोलियो में जितने भी एसेट्स हों, लेकिन अगर वो लंबा फार्मूला यूज करना हुआ तो वो दो ही लग सकते हैं, या तो 2 एसेट पोर्टफोलियो होगा या 3 एसेट पोर्टफोलियो होगा। और हर पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट होगा। कैसे? जितने शेयर्स हैं उस पोर्टफोलियो में उनके रिटर्न्स का वेटेड एवरेज। वेट कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, टोटल वैल्यू की बेस पे वेटेड एवरेज करेंगे, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा? उस लंबे फार्मूले से। और अगर सारे ऑप्शंस का रिटर्न सेम हुआ तो कम रिस्क वाला बेहतर है, रिस्क सेम हुआ तो ज्यादा रिटर्न वाला बेहतर है, और अगर रिस्क और रिटर्न दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट हुए तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वो भी कम वाला बेहतर होगा। तो ये है पोर्टफोलियो थ्योरी। ये पेज 147 पे ये मैंने डिसीजन मेकिंग लिखी हुई है इसकी, उसमें से आपको ए बताया है मैंने। ए पढ़ लें, फिर मैं बी समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है? अच्छा, आपको ये रिटर्न ना दिया हो तो ये तो आपको पेपर में कैलकुलेट करना पड़ सकता है। प्रोबेबिलिटी तो दी होगी, तो प्रोबेबिलिटी आप नहीं निकाल सकते, वो तो एस्टीमेट किए जाते हैं चांसेस। क्या मतलब? चेंज किससे हो जाती है? चेंज नहीं, तो हम हर साल के शुरू में खड़े होकर डिसीजन कर रहे होते हैं। अगला साल आ गया, उसके बाद अलग डिसीजन होना है। देखें, हम तो डिसीजन मेकिंग की एक टेक्निक सीख रहे हैं। अब टेक्निक सीख ली, अब टेक्निक लगाने वाले ने टेक्निक लगानी कब है? हर साल बाद लगानी है, हर 2 दिन बाद लगानी है, 6 महीने बाद लगानी है, तो वो उसकी मर्जी है। हम तो बस टेक्निक सीख रहे हैं, और हमें जो टेस्टिंग हो रही है वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होके हो रही है। पेज 147 डिसीजन मेकिंग का पॉइंट ए बता दिया आपको। चलें, ए बताता हूं, बी बताता हूं। पोर्टफोलियो थ्योरी ओरिजिनली तो बनी हुई है इन्हीं के लिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन बीएफडी के एग्जाम्स में पोर्टफोलियो थ्योरी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में भी टेस्ट हो सकती है। यानी प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाएं कि प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाएं। अब डिसीजन मेकर कौन होगा? वो कंपनी जो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते थे, उसमें अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना था
तो जिसकी एनपीवी बेहतर है या जिसका आईआरआर बेहतर है। तो जो पहले कंपनी में हमने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ ली, हर प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालें कंपेयर कर लें, आईआरआर निकालें कंपेयर कर लें, तो पोर्टफोलियो थ्योरी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में भी टेस्ट हो सकती है। जैसे एक होगी कंपनी जिसकी एक वर्थ होगी, यानी इस कंपनी की एग्जिस्टिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी। एक कंपनी है जो 500 मिलियन रुपए इसकी वर्थ है। इस कंपनी ने फैसला यह करना है कि वो इन्वेस्ट प्रोजेक्ट ए में करें या प्रोजेक्ट बी में करें। प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाएंगे तो इसमें पैसा लगेगा लेट्स से 100 मिलियन, और प्रोजेक्ट बी में लगाना है तो इसमें भी 100 मिलियन लगना है। अब फैसला करना है कि ए में पैसा लगाएं या बी में पैसा लगाएं। अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का ही सवाल हो तो फैसला कैसे होगा? दोनों के कैश फ्लोज होंगे, दोनों की एनपीवी निकलेगी तो जिसकी एनपीवी बेहतर होगी, या आईआरआर निकलेगा जिसका आईआरआर बेहतर होगा। और अगर ए वर्सेस बी का डिसीजन पोर्टफोलियो थ्योरी की बेस पे होना है तो फैसला कैसे होगा? पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2। अब ये पोर्टफोलियो बन गया ना, एग्जिस्टिंग काम प्लस ए, एग्जिस्टिंग काम प्लस बी, ये पोर्टफोलियो हो गया। नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं छोड़ना ना, तो एग्जिस्टिंग के साथ ए मिलाएं या एग्जिस्टिंग के साथ बी मिलाएं। तो अब हमारे पास दो प्रोस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज हो गए, एक पोर्टफोलियो में दिस और दिस है और एक पोर्टफोलियो में ए। अच्छा, इस पोर्टफोलियो में रिटर्न, हमें तो रिटर्न रिस्क वगैरह सब चाहिए ना, तो रिटर्न क्या होगा? इस बिजनेस का भी एग्जिस्टिंग एक रिटर्न होगा और इनका रिटर्न क्या होगा? इनका रिटर्न क्या होगा? इनका आईआरआर। हम इस सवाल में ये रिटर्न्स ले रहे हैं ना, तो इनके रिटर्न्स होंगे आईआरआर। नहीं, इसका अपना एक रिटर्न होगा, रेट ऑफ रिटर्न, कि बिजनेस कितना कमाता है, आरओसीई कह लें कि बिजनेस एग्जिस्टिंग कितना कमाता है। इनके रिटर्न क्या होंगे? इनके आईआरआर। तो ये आ गए इनके रिटर्न्स। वेट क्या होंगे बताएं, सामने ही है सब। 500 और 100, 600 में से 500 ये है, 100 ये है, ये इनका वेट है। 600 में से 500 ये है, 100 ये, इनका वेट। कंपनी की जितनी वर्थ है और प्रोजेक्ट की जितनी वर्थ होनी, ये वेट्स होंगे। नहीं, कंपनी नया पैसा रेज कर रही होगी। अच्छा, अब इनका और क्या चाहिए? पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए और क्या चाहिए? इनके अपनी अपनी स्टैंडर्ड डिविजन्स, वो तो ऐसे निकल आएंगे, और इनका आपस का कोवेरियंस या कोरिलेशन। तो कंपनी अगर बी को साथ मिलाए तो कंपनी और बी में आपस के क्या कोवेरियंस कोरिलेशन है, या कंपनी अगर ए को साथ मिलाए तो इनका आपस का क्या कोरिलेशन या कोवेरियंस है? आपको कैसे पता चलेगा? ये दिया होगा, या हो सकता है कैलकुलेट करवा लिया जाए। तो पोर्टफोलियो थ्योरी वाली टेक्निक इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी टेस्ट हो सकती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा एग्जिस्टिंग कंपनी और नया प्रोजेक्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए नंबर 1। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नंबर 1, बल्कि पहले ये पेज पढ़ लें जो मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है, पेज 147 पे, यही डिसीजन मेकिंग, पेज 147 डिसीजन मेकिंग का बी के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी ये टेस्ट हो सकता है। तो सारा कुछ वही है जो पहले पढ़ा था, बस जो प्रोजेक्ट्स के आईआरआर होंगे वो ऐसे ही हैं जैसे यहां रिटर्न्स पढ़ रहे थे, और जो वेट्स होंगे वो यही 100 और 500 होंगे। पेज 147 डिसीजन मेकिंग बी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1,
पढ़िए। अगर पहला पैराग्राफ पढ़ें तो जो पहले सीखा था तो ये कैपिटल राशनिंग का डिसीजन होता। पहला पैराग्राफ की अंग्रेजी अगर पढ़ रहे हैं तो ये कैपिटल राशनिंग का मसला है और ये टेस्ट भी वैसे ही होता, लेकिन अब उसने सवाल पोर्टफोलियो थ्योरी स्टाइल का बना दिया। सवाल में लिखा तो नहीं है कि पोर्टफोलियो थ्योरी से सवाल करना है, लेकिन डेटा ही वैसा है, सबके रिटर्न्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें जब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई ना तो इस चैप्टर का सवाल है। और लास्ट कॉलम क्या है? ये वेट्स हैं, लास्ट कॉलम वेट्स हैं। सेकंड लास्ट कॉलम, ये एग्जिस्टिंग को अगर ए के साथ मिलाएं तो उनका आपस का कोरिलेशन, एग्जिस्टिंग को बी के साथ मिलाएं तो उसका आपस का कोरिलेशन, एग्जिस्टिंग को सी के साथ मिलाएं तो उसका आपस का कोरिलेशन। तो सवाल की ये जो टेबल के नीचे लास्ट लाइन दी हुई है इसको फिलहाल इग्नोर करें, सॉल्व करते हैं तो बताता हूं। रिक्वायरमेंट कैसे सॉल्व होगी? कितने पोर्टफोलियो हैं? 3 है, एग्जिस्टिंग प्लस ए, एग्जिस्टिंग प्लस बी, एग्जिस्टिंग प्लस सी। 3 पोर्टफोलियोज हैं, तीनों का रिस्क, तीनों का रिटर्न, और अगर सबके रिटर्न रिस्क डिफरेंट हुए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप लोग अभी करें, और 10 मिनट बहुत है, आप लोग अभी सॉल्व करिए।
इतनी ज्यादा देर का था नहीं यार सवाल। देख लें सोल्यूशन देख लें। समझ नहीं आई बात। अरे दैट इज के आगे किधर गया? जी एग्जिस्टिंग 1.47 हाँ अब तीनों में से कम हाँ तो फिर मैं कह रहा हूँ तीनों में हमारे एग्जिस्टिंग से ज्यादा
अगर अच्छा सवाल ये है भी कि अगर हम तीनों में इन्वेस्ट करते हैं, तीनों में से किसी में भी, और तीनों ही एग्जिस्टिंग से बुरे ही होते, तीनों एग्जिस्टिंग से बुरे ही होते नहीं, तीनों एग्जिस्टिंग से बुरे होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमने आगे नहीं बढ़ना। हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमने उन तीनों को बस कंपेयर करना। अगर तीनों एग्जिस्टिंग से बुरे होते तो फिर सवाल वाला मजीद बता देता, फिर शायद कुछ ऐसी बात होती कि डिटरमिन द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इफ एनी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं ना, बुरे हैं तो उसके साथ ज़्यादा पी आ रहा है। नहीं, वो नहीं करें। एग्जिस्टिंग देखें, ये जो तीनों प्रोजेक्ट हैं इन तीनों से रिटर्न आ रहा है, अच्छा रिटर्न, रिस्क भी है। अगर मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि हम एग्जिस्टिंग पे ही रहें या नए को ऑप्ट करें, तो ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि अगर नए के आने से हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हम रहने देते हैं, एग्जिस्टिंग में खुश हैं, ये कंपनी ने फैसला करना है। इस सवाल से ये पता नहीं चल रहा। इस सवाल से कैसे पता चलता? जैसे इस सवाल के सोल्यूशन में एग्जिस्टिंग का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाकियों से ज्यादा ही आ रहा है। अगर कम होता और सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा होता डिटरमिन द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इफ एनी, तो फिर हम कहते जी एग्जिस्टिंग ही बेहतर है, बाकी रहने दें, आगे ना बढ़े। लेकिन चूंकि उसने इफ एनी नहीं कहा तो एग्जिस्टिंग से बेहतर ही होने थे बाकी। अब उनमें से जिसका सबसे कम है वो बेहतर है, जो कि प्रोजेक्ट बी है। आखिरी वाले अच्छा, वैसे तो मैं आपको चले ये बता दूं कि आई कैप का आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के तरीके से नहीं था, वो उन्होंने एक डिफरेंट सा तरीका लगाया हुआ था। कंक्लूजन उसका भी यही बनता था, क्योंकि कंपैरिजन के ना मुख्तलिफ तरीके हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक बहरहाल ऑफिशियल तरीका है, वो किताबों में मौजूद है। इसका जो सोल्यूशन आई कैप ने किया हुआ था वो एक दो टेक्निक्स को मिक्स किया हुआ था, तो मैंने उससे बेहतर उस चीज को समझा कि जो ऑफिशियली मौजूद है तरीका। डिसीजन आई कैप के सोल्यूशन से टैली कर रहा है मेरा, लेकिन उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से सॉल्व नहीं किया, उन्होंने एक और तरीके से सॉल्व किया हुआ था। मतलब ना वो शार्प रेशो थी ना वो ट्रेनो रेशो थी, बस एक दरमियान का तरीका उन्होंने लगाया हुआ था। तो मैंने उसकी बजाय शार्प अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से सॉल्व कर दिया। डिसीजन बहरहाल सेम था, तो ये है तो मैंने लिखा हुआ। अब रही बात कि ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि जो ऊपर के डिसीजन हमने करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे। अब वो क्या है वो नीचे बता दिया। इजाफी बात की, इजाफी है बात, मतलब आप सिर्फ तीनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर करें। हाँ बस इजाफी बात है, इजाफी है, बस एक लाइन और लिखी हुई बिला वजह की। बस हमने तीनों को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपेयर किया और फैसला कर लिया। इनकी कैलकुलेशन में किसी को कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। हाँ जी चलें ठीक है, लेक्चर 36 बस यहीं काफ़ी है, ठीक है।